हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोग मेजरमेंट के सेक्शन में थे और हम लोग टाइप्स ऑफ टॉर्क के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में बात किया। कंट्रोलिंग टॉर्क के और भी मैकेनिज्म होते हैं, जैसे स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, ग्रेविटी कंट्रोल, इन सारे चीज़ों पे डिस्कशन किया। एंड देन डैम्पिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग देखा एंड लिक्विड फ्रिक्शन डैम्पिंग देखा, ऑयल फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो यहाँ तक डिस्कशन कर चुके हुए हैं। आने वाले फर्दर टॉपिक्स के बारे में अभी हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो आज के सेशन में वो सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड RRBJ 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। CBT2 जो है गेट एकेडमी का कोर्स RRBJ के लिए 499 में अवेलेबल है। CBT2 में जैसे कि CBT2 प्योर टेक्निकल राउंड होता है रिटन एग्जामिनेशन का, तो सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको इमीडिएट बेसिस पे जो भी CBT2 RRBJ के ऑफिशियल सिलेबस में चीज़ें मेंशन है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इमीडिएट बेसिस पे, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टडी को प्लान कर सकें और लेक्चर वॉच कर सकें। जो कैंडिडेट CBT1 एंड CBT2 दोनों में एनरोल करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर अपकमिंग एग्जामिनेशन, अगर CBT1 प्रिपेयर करना चाहते हैं अभी से या फिर कोर्सेस में एनरोल रहना चाहते हैं, तो 777 पे करके आप CBT1 एंड CBT2 दोनों में एनरोल कर सकते हैं। गेट 2028 का जो कोर्स है वो 6,666 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। गेट 26 का कोर्स 2,222, 27 का कोर्स 4,444 एंड 28 का कोर्स 6,666 में अवेलेबल है। RRBJ SSC JEE 777 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AJE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1,111 रुपीज़ में। UPSC का जो एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, नॉन टेक्निकल पार्ट जो होता है इसमें, जिसमें इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो 777 में आपको अवेलेबल है। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे अगर नेटवर्क, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में और भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंडिविजुअल बेसिस पे भी आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट 2025 के जो कैंडिडेट्स थे जो कि एक्सटेंशन लेना चाहते हैं कोर्स में 26 के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो वो 1,111 रुपीज़ पे करके 26 के लिए एक्सटेंशन ले सकते हैं। UPPSC AE प्रीलिम्स एंड मेंस, ये जो गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर का, वो 1,111 रुपीज़ में ये कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। गेट एकेडमी की जो गेट 2025 के लिए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज जो है गेट एकेडमी की, वो 333 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं अटेम्प्ट करके और प्रॉपरली एनालाइज कर लेते हैं, तो आपको अभी तक आप कहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन में किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कौन से स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका, कौन सा वीक एरिया है, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लें या 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपको पहले प्रिपेयर कर लेने हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। जस्ट अ सेकेंड।
तो कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है उसी पेपर में, जो AIR रैंकर्स हैं उनका मार्क्स कितना आ रहा है, और धीरे धीरे चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए अभी भी टाइम है जिससे आप अपने रैंक को एनहांस कर सकते हैं। और गेट एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज होता है, ये 76 टेस्ट में आपको ऑफिशियल गेट पेपर का एक्सपीरियंस होगा। जिस तरीके से गेट के एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच आपको गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगी। सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे, यूनिक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन रहेगा जो कि आपकी टेक्निकल एबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेगा। गेट के एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि 13 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से अच्छा खासा वेटेज है जनरल एप्टीट्यूड का। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने के लिए गेट एकेडमी की जो ई बुक है उसका QR कोड स्क्रीन के सामने, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस बुक की में प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको कहीं और विजिट करने की जरूरत नहीं है, किसी अदर रिसोर्सेस को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसका प्राइस 222 प्लस GST अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ब्यूटीफुल डिस्कशन किया हुआ था, एक बार रीकैप लेते हैं झट से एंड आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। राइट, तो मेजरमेंट का डेफिनेशन देखा था, देन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के क्लासिफिकेशन किस तरीके से किए जा सकते हैं, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड के हिसाब से, हाँ मीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से मैग्नेटिक इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, थर्मल इफेक्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, हॉल इफेक्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, एंड रिप्रेजेंटेशन वाइज कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, नल डिटेक्टर एंड पोटेंशियोमीटर, राइट। तो इन सारे इफेक्ट्स का बेसिक डेफिनेशन जो फैक्चुअल डेटा थे उनको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड हॉल इफेक्ट, राइट। टाइप्स ऑफ टॉर्क के बारे में बात किया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क में स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में बात किया, जहां पे हम लोगों को एक्सप्रेशन मिला थीटा TCS, कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंड ग्रेविटी कंट्रोल में कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो ग्रेविटी कंट्रोल एक नॉन लीनियर स्केल होता है, जबकि स्प्रिंग कंट्रोल एक लीनियर स्केल होता है। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया। एंड देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल, एडवांटेजेस ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ स्प्रिंग विच इज यूज्ड इन स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में बात किया। इट शुड अंडरगो मिनिमल मैकेनिकल फटीग, इट शुड बी मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एंड देन डैम्पिंग टॉर्क के बारे में हम लोगों ने बात किया, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, जिसमें ऑयल वगैरह फिल करके रखते थे हम लोग। और ऑयल फ्रिक्शन डैम्पिंग जो होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेजेस। एंड देन एडी करंट डैम्पिंग, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एडी करंट डैम्पिंग के बारे में हम लोग बात करें तो एडी करंट डैम्पिंग जो मैकेनिज्म है, it is used when the operating field that is
प्रोड्यूसिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज लार्ज, कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या किसी भी इफेक्ट के कारण जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वैसे केसेस में हम लोग एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग उन इंस्ट्रूमेंट में नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एयर से हमारा काम नहीं चलेगा, या फिर हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन से काम नहीं चलेगा। तो एडी करंट डैम्पिंग हम लोगों को फोर्सफुली यूज करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या ऑपरेटिंग फील्ड जो है उस इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोगों को फोर्सफुली एडी करंट डैम्पिंग के साथ जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मैकेनिज्म, इट इज यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो होती है कुछ इस तरीके से कि एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग, सबसे ज्यादा एफिशिएंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग है। और आप लोगों को पता होगा कि ये इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल, एंड इसको हम लोग बोलते हैं पिवोट। और ये क्या होता है? जेवल बियरिंग, राइट। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, इसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पिवोट एंड जेवल बियरिंग के बारे में बात करते हैं। जो कि इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि जैसा कि इस तरीके से हम लोग जेवल प्रोवाइड करके रखते हैं, जेवल बियरिंग, और इसमें पिवोट अरेंज करके रखते हैं। जो भी स्पिंडल रहता है, स्पिंडल के ऊपर में जो भी पॉइंटर है, पॉइंटर में ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि स्पिंडल जब रन करेगा तभी तो ये पॉइंटर रन करेगा, राइट। जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्शन अपना स्टार्ट करेगा। डिफ्लेक्शन टॉर्क डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, मैग्नेटिक इफेक्ट यूज करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट यूज करके, हॉल इफेक्ट यूज करके हम लोग डेवलप करेंगे, जिसके कारण ये स्पिंडल रन करेगा और उसके साथ अटैच्ड ये पॉइंटर जो है वो रोटेट करना चालू करेगा, रन करना, जीरो पोजीशन से इनिशिएट होगा फर्दर मूव करने के लिए, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इस स्पिंडल को अगर हम लोग अर्थ में रख देते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, राइट, और ये स्पिंडल प्रॉपरली रन नहीं कर पाएगा। तो इसको कहीं रखने के लिए, एयर में तो रख नहीं सकते, कहीं ना कहीं पे तो फिट करके स्टेशनरी रखना पड़ेगा ना इस स्पिंडल को। तो कहाँ पे रखते हैं हम लोग? जेवल में रखते हैं, जेवल। और ये किससे बना रहता है? सफायर काइंड ऑफ मटेरियल से बना रहता है, सफायर। और ये स्टील से बना रहता है आपका स्पिंडल। स्पिंडल जो होता है स्टील मटेरियल से बना होता है, और ये जो है जेवल में अटैच्ड रहता है। जेवल में क्या होता है कि इस तरीके से वी शेप का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर स्पिंडल आपका रेस्ट कर सकता है। और अगर रोटेट होता है तो जेवल जो है उसको रोटेट कराने में, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जेवल इज नथिंग बट अ रेस्टिंग पोजीशन, राइट, कि स्पिंडल जहां पे रेस्ट कर सके, नथिंग मोर देन दैट। और यहाँ पे स्प्रिंग अटैच रहता है,
यहाँ पे स्प्रिंग अटैच रहता है। स्प्रिंग का क्या यूज है अभी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, पर फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो अगर हम लोग एरिया को कम करते हैं, एरिया को कम करते हैं तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा, प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। और फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ स्पिंडल, कि अगर हम लोग ज्यादा फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स का मतलब नहीं है, फोर्स उतना ही है जितना वेट है इस स्पिंडल का जेवल में रखा हुआ है, उतना ही फोर्स है। तो अगर हम लोग एरिया यहाँ पे रेड्यूस कर देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका रेड्यूस कर देते हैं, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। कभी भी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जहाँ पे एरिया, सपोज करिए कि ये एक निडल है और क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो ये अगर आप हाथ में रखते हैं तो आपको चुभेगा नहीं है। जबकि एक नॉर्मल सी सुई निडल लेके करते हैं तो आपको वो इमीडिएटली चुभेगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया उसका, निडल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया पेन के कंपैरिजन में, जिससे प्रेशर क्या होगा, वो ज़्यादा जनरेट होगा। और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा आपको चुभेगा, उतना ज़्यादा आपको चुभेगा। तो फ्रिक्शनल टॉर्क, यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जेवल और इस पिवोट के बीच में आपको यहाँ पे फ्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा, राइट। और जब फ्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा तो वो इंस्ट्रूमेंट में, जस्ट अ सेकेंड, फ्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा और फ्रिक्शन की वजह से इंस्ट्रूमेंट में एरर प्रोड्यूस करेगा। तो अपना फ्रिक्शन डिजायर्ड है क्या यहाँ पे? नहीं, जितना मिनिमम से मिनिमम फ्रिक्शन हो उतना डिजायर्ड है हम लोगों को। तो फ्रिक्शन को रेड्यूस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को रेड्यूस करने के लिए देखिए, फ्रिक्शनल टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन पिवोट एंड जेवल। पिवोट और जेवल, पिवोट और जेवल के बीच का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो जितना ज्यादा कम रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन टॉर्क क्या रहेगा, कम रहेगा, उतना ज्यादा कम फ्रिक्शन होगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा रहेगा तो उतना ज्यादा फ्रिक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट रेड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेड्यूस कर देते हैं। जो भी एरिया है आपके पिवोट का वो रेड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण इतना ही एरिया कांटेक्ट में है जेवल और इस पिवोट का। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर रेड्यूस हो गया तो फ्रिक्शनल टॉर्क क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, जो कि एक्चुअली डिजायर्ड है। दैट इज व्हाट एक्चुअली डिजायर्ड, कि फ्रिक्शनल टॉर्क अगर कम हो गया तो मशीन एरर, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट एरर कम प्रोड्यूस करेगा, वही तो रिक्वायर्ड है ना वही तो रिक्वायर्ड है हम लोगों को। और एक क्वेश्चन और आता है कि ये स्टील मटेरियल से बना रहता है स्पिंडल आपका, और जेवल जो होता है वो सफायर काइंड ऑफ मटेरियल से बना रहता है। स्टील और सफायर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि स्टील प्लस सफायर मिलके लोवेस्ट फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। दोनों अगर कॉम्बिनेशन, अगर स्टील और सफायर का कॉम्बिनेशन रहे ये, तो लोवेस्ट फ्रिक्शन आपको ऑब्जर्व होगा। इसीलिए हम लोग स्टील और सफायर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहां से हम लोगों को समझ में आया एरिया ऑफ कांटेक्ट शुड बी स्मॉल। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर स्मॉल रखते हैं हम लोग तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा, प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। तो प्रेशर ज्यादा जनरेट होने की वजह से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो डैमेज ना हो जाए, वो डैमेज ना हो जाए। या फिर इंस्ट्रूमेंट को लेबोरेटरी में अगर आप लेके जा रहे हैं तो एक जगह से उठा के किसी ऑन टॉप ऑफ द टेबल आप रखेंगे, जिसमें अगेन सम फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उठा के झटके से, जर्क के साथ अगर आप रखते हैं तो ये स्पिंडल जो है वो जेवल में ज्यादा फोर्स के साथ उसका ग्रेविटी इतना इफेक्ट करेगी
कि फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे फोर्स बढ़ जाता है तो प्रेशर भी ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। एक तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आपने कम करके रखा हुआ है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ऊपर से अगर आप जर्क वगैरह प्रोवाइड करके रख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को तो प्रेशर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से आपका पिवोट डैमेज ना हो जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग अरेंज करते हैं जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। स्प्रिंग क्यों यूज करते हैं? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। एब्जॉर्बर शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, राइट, जिससे जर्क कम से कम इंस्ट्रूमेंट में होगा और आपकी इंस्ट्रूमेंट डैमेज नहीं होगी और करेक्ट रीडिंग प्रोड्यूस करेगी, रीडिंग में किसी भी तरीके का एरर नहीं प्रोड्यूस होगा। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोगों को बात करना है, पीएमएमसी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ध्यान देते हैं लास्ट सेशन में जितना भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करना है। यहाँ से इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन चालू हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक नया इंस्ट्रूमेंट हम लोग चालू कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म और डैम्पिंग मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों ने बात किया कि एयर डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और पिवोट एंड जेवल बियरिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया, डिस्कशन किया। अब हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। पीएमएमसी के बाद इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट पे यही सारे कॉन्सेप्ट जो भी लर्न किया हुआ है वो सारी चीजें अप्लाई करना है, तो क्रिस्टल क्लियर मैनर में आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट में a PMMC instrument bases its operation on the magnetic effect of electric current। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जो कि करंट कैरिंग कर रहा है, वो द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क in this instrument is produced on the basis of the fact that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ है, दो एन और एस पोल्स हैं, इस तरीके से एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, एस पोल पे एंटर कर रही हैं और उनके बीच में, ये फ्लक्स लाइंस के बीच में अगर कोई कंडक्टर रखते हैं, उसमें करंट इंसर्ट करते हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड experiences some force, due to force deflection happens। तो in the fact that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force that tends to push it away from the magnetic field, कि मैग्नेटिक फील्ड से इसको दूर ले जाने का काम करेगा इस कंडक्टर को। तो यही होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी के बेसिस पे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का बेस्ड है, जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल डिस्कशन करना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो परमानेंट मैग्नेट्स यूज किए गए हैं, एक एन पोल यहाँ पे है, एक एस पोल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये कैसे हैं? परमानेंट मैग्नेट मेंशन किया हुआ है मैंने, परमानेंट मैग्नेट्स हैं ये, एक एन पोल यहाँ पे, एक दूसरा एस पोल यहाँ पे, isn't it? अब इस तरीके से एक होलो कोर देखने के लिए मिल रहा है, आयरन कोर। यहाँ पे ये क्या है? एक आयरन कोर रखा हुआ है हम लोगों ने, ये आयरन कोर रखा हुआ है, राइट। ये क्या है? आयरन कोर। जिस तरीके से ट्रांसफार्मर का कोर होता था, ट्रांसफार्मर का कोर होता था कुछ इस तरीके से, सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे आयरन कोर रखा हुआ है हम लोगों ने, राइट। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या करते थे? वाइंडिंग्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते थे, वाइंडिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे वाइंडिंग्स यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऑल अराउंड द कोर प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे कॉइल प्रोवाइड करेंगे, ऑन टॉप ऑफ द कोर हम लोग कॉइल प्रोवाइड करेंगे कुछ इस फैशन में। तो ये ब्लैक कलर के पेन से आपको आयरन कोर देखने के लिए मिल रहा है और उसके ऊपर में
कॉइल फॉर्मर अरेंज्ड है, फॉर्मर अरेंज्ड है कि इसके ऊपर के मटेरियल को हम लोग फॉर्मर के नाम से जान रहे हैं। फॉर्मर अरेंज्ड है, ये जो पर्पल कलर का के पेन से इंडिकेटेड है, ये पूरा का पूरा आयरन कोर है, इसके ऊपर में फॉर्मर अरेंज्ड है एंड ऑन टॉप ऑफ द फॉर्मर कॉइल अरेंज्ड है। ये जो ग्रीन कलर के पेन से इंडिकेट किया हुआ है ये कॉइल अरेंज्ड है। कि इसको कुछ इस तरीके से विजुअलाइज करिए कि सपोज दिस इज द आयरन कोर, आयरन कोर के ऊपर में इस तरीके से, और ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर नहीं है, ये इस तरीके से सर्कुलर है, सर्कुलर है, लेकिन फ्रंट व्यू ऑन पेपर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर इसका फ्रंट व्यू इस तरीके से रखा हुआ है आयरन को, अगर इसका फ्रंट व्यू देखना चाहें यही होगा फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू है ना, फ्रंट व्यू अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से सर्कुलर आपको देखने के लिए मिलता है, सर्कुलर देखने के लिए मिलता है, राइट। और इसका 3D में अगर हम लोग ड्रॉ करें और 2D में, 2 डायमेंशनल व्यू, तो ये कुछ इस तरीके से है, जिसको सामने से अगर आप देखते हैं तो ये रेक्टेंगल जैसा ही दिखेगा, राइट, क्योंकि 2D में हम लोग बेहतरीन तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब इसके ऊपर में, इस आयरन कोर के ऊपर में हम लोगों ने फॉर्मर और कॉइल को अरेंज करके रखा हुआ है, फॉर्मर एंड कॉइल को अरेंज करके रखा हुआ है, इस तरीके से कॉइल्स प्रोवाइड की गई हैं। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट। तो ऑन टॉप ऑफ द आयरन कोर फॉर्मर एंड कॉइल अरेंज करके रखी गई है। और ये क्या है, आयरन कोर मूविंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट्स मूव कर रहे हैं क्या, नहीं, ये स्टैटिक सिस्टम है, स्टैटिक सिस्टम है। आयरन कोर भी क्या है, स्टैटिक सिस्टम है, आयरन कोर भी रन नहीं करेगा, स्टैटिक सिस्टम है। यहाँ पे जो कॉइल रखा गया है वो मूव करेगा, कॉइल जो रखा गया है वो मूव करेगा। और कॉइल्स के साथ अटैच्ड है आपका स्पिंडल, ये स्पिंडल जो है कॉइल के साथ आपका अटैच्ड है। और यहाँ पे स्प्रिंग्स प्रोवाइड की गई हैं, टॉप एंड बॉटम में ये स्प्रिंग्स प्रोवाइड की गई हैं, और ये जेवल बियरिंग्स यूज की गई हैं, राइट, पॉइंट एंड पिवोट एंड जेवल बियरिंग्स बॉटम में भी एंड टॉप में भी, जहाँ पे आपका स्पिंडल रेस्ट करेगा। आप हवा में तो रखेंगे नहीं स्पिंडल को, कहीं ना कहीं पे आपको रखना पड़ेगा जिससे वो स्टेशनरी रहे, तो हम लोग इस तरीके से अरेंजमेंट किए हुए हैं। और ये जो पॉइंटर है वो स्पिंडल के साथ अटैच्ड है, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण टॉर्क का प्रोडक्शन होगा। एंड ये पॉइंटर जैसे कि स्पिंडल रन करेगा, कॉइल रन करेगी, तो कॉइल के साथ रखा हुआ स्पिंडल रन करेगा एंड स्पिंडल के साथ रखा हुआ पॉइंटर रन करेगा। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी देखते जाइए, फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो एन और एस पोल थे, एन और एस पोल्स के, एन पोल से फ्लक्स लाइंस एस पोल में जा रही थी कुछ इस डायरेक्शन में। लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली। एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल के एस पोल में इंटर कर रही थी, कुछ ऐसी। जस्ट अ सेकेंड। एन पोल से फ्लक्स लाइंस एस पोल में जा रही हैं कुछ इस तरीके से, जहां पे कॉइल रखा हुआ है और कुछ ऑपरेशन होगा जो कि हम लोग अभी आज के ही सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये कॉइल रन करेगी। और ये जब कॉइल रन करेगी तो उसके साथ स्पिंडल भी रन करेगा, स्पिंडल भी रन करेगा, और स्पिंडल रन करेगा तो ये पॉइंटर भी उसके साथ अटैच्ड है जो कि रन करना चालू करेगा, राइट। द फिक्स्ड सिस्टम ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, द फिक्स्ड सिस्टम ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट एन और एस पोल्स स्टैटिक है, फिक्स्ड है, वो रन नहीं करेंगे, विथ टू सॉफ्ट आयरन पोल,
with two soft iron pole के N और S पोल सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस के साथ ड्रिल्ड हैं onto it and stationary iron core. स्टेशनरी आयरन कोर जो मिडिल पोर्शन में रखा गया है वो भी स्टैटिक सिस्टम का पार्ट है, वो भी फिक्स है, वो भी रन नहीं करेगा. द यूटिलिटी ऑफ द सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस इज टू मेक द फील्ड ड्यू टू द परमानेंट मैग्नेट्स रेडियल इन नेचर. रेडियल इन नेचर कि सॉफ्ट आयरन पीसेस इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, जो कि हम लोग बात करेंगे. द मूविंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मूविंग सिस्टम में क्या है, स्टैटिक क्या है, एन और एस पोल्स परमानेंट मैग्नेट स्टैटिक है, और जो आपका बीच में आयरन पीस रखा गया है, आयरन कोर रखा गया है, वो स्टैटिक है. ऑन टॉप ऑफ द आयरन कोर हम लोगों ने फॉर्मर और कॉइल प्रोवाइड करके रखी हुई है. कॉइल रन करेगी ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है कि टॉर्क किस तरीके से डेवलप होगा, किस तरीके से स्पिंडल रन करेगी. अभी तक केवल रफ आइडिया लिया है कि कुछ ऐसा होने वाला है. कैसे होगा वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे. राइट, द मूविंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल. मूविंग सिस्टम में क्या है कि कॉइल के टॉप में आपको देखने के लिए मिल रहा है स्पिंडल है, जो कि जेवल्स में रेस्ट कर रही है, और स्पिंडल के साथ एक पॉइंटर अटैच्ड है. जब कॉइल रन करेगी उसके साथ रखा हुआ स्पिंडल रन करेगा, स्पिंडल रन करेगा तो उसमें अटैच्ड पॉइंटर रन करेगा. द मूविंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल onto which a pointer, a set of control spring भी attached है top and bottom में, and an aluminium former. फॉर्मर किसका बना होगा, एल्यूमिनियम फॉर्मर, दैट कैरीज दी कॉपर कॉइल. एल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर में कॉपर कॉइल हम लोगों ने लपेट के रखा हुआ है. कॉइल आर माउंटेड. द सॉफ्ट आयरन कोर एंड द एल्यूमिनियम फॉर्मर आर प्लेस्ड concentrically with respect to the virtual circle drawn by taking the sectorial surface of soft iron poles pieces onto consideration. तो ध्यान देते हैं ये क्या लिखा हुआ है थ्योरेटिकल मैनर में कि ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से होता है. हम लोगों ने रफली ड्रॉ किया हुआ है कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए. अदरवाइज एक्चुअली हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरीके से पोल्स होता है. ये जो पोल्स हैं वो कुछ ऐसा ना होके कुछ इस तरीके से होंगे. राइट, कुछ इस तरीके से एक्चुअल अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से होंगे. और इसका सेंटर जो होगा वहां पे हम लोग आयरन पीस को कॉन्सेंट्रिक रखेंगे. कॉन्सेंट्रिक कैसे देखिएगा, इसका वर्चुअल सर्कल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. ये एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन वर्चुअली सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये आयरन पीस कहाँ पे आना चाहिए, इस वर्चुअल सर्कल के एकदम सेंटर में, कॉन्सेंट्रिक टू दी आयरन पोल पीसेस होना चाहिए. राइट, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. द सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ मिडिल पोर्शन में जो रखा हुआ है, एंड द एल्यूमिनियम फॉर्मर आयरन कोर के ऊपर में एल्यूमिनियम फॉर्मर की जो कोटिंग है उसके ऊपर में कॉपर की वायर लपेटे हुए हैं, कॉपर वाइंडिंग्स लपेटी हुई है. फॉर्मर आर प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकली with respect to the virtual circle drawn by taking sectorial surfaces. right, कि इसका ये सर्कल का सेक्शन है ना, ये एन और एस पोल्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि ये पूरे के पूरे सर्कल का सेक्टर है, सेक्शन है. सेक्टोरियल सर्फेसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन पोल्स पीसेस इनटू कंसिडरेशन, कि इसको कंसिडर करते हुए एन और एस पोल्स के सेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को फोकस करते हुए, ध्यान देते हुए, उनके सेंटर में इनका वर्चुअल सर्कल ड्रॉन का सेंटर जहां पे होगा वहां पे आयरन कोर रखी जाएगी कॉन्सेंट्रिक. as the operating field that produces the deflecting torque, as the operating field that produces the deflecting torque is large.
ऑपरेटिंग फील्ड दैट प्रोड्यूसेस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज लार्ज, क्योंकि आपको पता है कि परमानेंट मैग्नेट रखे हुए हैं और एस पोल्स में फ्लक्स जा रही हैं, एन पोल से होती हुई फ्लक्स एस पोल में एंटर कर रही हैं। और सपोज करिए कि जो करंट वगैरह, सपोज करिए करंट मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, तो करंट को हम लोग इस स्प्रिंग के थ्रू पहले इस स्प्रिंग में फ्लो करवाएंगे एंड देन स्प्रिंग के थ्रू ये इस कॉइल में जाएगा, जो कि ग्रीन कलर के पेन से आपको देखने के लिए मिल रही है, रेड कलर के पेन से ड्रॉ करें कि ये करंट पहले कहाँ पे जाएगा, इस स्प्रिंग में, एंड स्प्रिंग से होता हुआ इस ग्रीन कलर के कॉइल में जाएगा एंड देन ग्रीन कलर के कॉइल से होता हुआ अगेन इस स्प्रिंग में जाएगा एंड देन यहाँ से ये आपकी सर्क्यूटरी कंप्लीट होगी, राइट। और ये सर्क्यूट का पार्ट होगा इधर से, राइट। तो ये स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग्स में करंट फ्लो कर रहा है जिसके कारण टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये कंडक्टर क्या है, करंट कैरी कर, ये कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है और ये N to S फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंसेस फोर्स, यही कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो किस तरीके से फोर्स का डेवलपमेंट होगा, देखिए N to S फ्लक्स लाइन जा रही है और फोर्स के डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे कि लेफ्ट हैंड रूल। जब भी फोर्स का आइडेंटिफिकेशन करना हो लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, जब भी डायरेक्शन ऑफ वोल्टेजेस बताना हो या करंट बताना हो तो वहां पे राइट हैंड रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसीलिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को हम लोग जनरेटर एक्शन बोलते हैं और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को मोटर्स में हम लोग यूज करते हैं टॉर्क का डायरेक्शन बताने के लिए। तो N to S फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही है, राइट, N to S फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं। ये क्या होती है, फोर फिंगर क्या इंडिकेट करती है, ये सब बेसिक्स आपको पता होगा। ये आपका फोर फिंगर है एंड ये आपका मिडिल फिंगर है, MIDDLE, और ये आपका थंब है, THUMB। तो मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से इंडिकेट होता है। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन क्या है, जो कि आपकी फोर फिंगर इंडिकेट कर रही है, N to S फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही है। मोशन पता है क्या, नहीं, मोशन ही तो फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन ऑफ करंट पता है क्या, हाँ, अगर इस डायरेक्शन में आप करंट इंजेक्ट करते हैं इसमें तो ये कुछ ऐसा फ्लो करके ऐसा जाएगा, इस तरीके से सर्क्यूट कंप्लीट होती हुई तो इस तरीके से ये सर्क्यूट कंप्लीट होता हुआ इस स्प्रिंग में जाएगा। तो करंट अगर किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर करंट करंट अगर अपवर्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा, देखिए मिडिल फिंगर ऐसा रखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। फोर फिंगर फ्लक्स लाइंस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड ये इंडिकेट करेगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इनसाइड द बोर्ड ये इंटर करता हुआ कुछ इस तरीके से विजिबल होगा हम लोगों को। और इसके अपोजिट अगर इस डायरेक्शन में हम लोग बात करें, इस सेक्शन में बात करें तो N to S फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, फोर फिंगर से इंडिकेट किया हुआ है हम लोगों ने, और डायरेक्शन ऑफ करंट अभी डाउनवर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो मिडिल फिंगर कुछ इस डायरेक्शन में हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है। N to S फ्लक्स लाइंस आ रही हैं, मिडिल फिंगर डाउनवर्ड हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, जो कि बोर्ड से बाहर निकलता हुआ हम लोगों को ऑब्जर्व होगा, मोशन ऑफ कंडक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो क्वाइल में जो रोटेशन है उसका डायरेक्शन हम लोगों को पता चल गया कि कुछ इस डायरेक्शन में रोटेशन पॉसिबल हो पा रहा है, यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में रोटेशन देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को कि ये वाला सेक्शन डाउनवर्ड जा रहा है, इस बोर्ड की तरफ जा रहा है और ये अपवर्ड आ रहा है। तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये स्पिंडल कैसा रोटेट करेगा, ऐसा रोटेट करेगा, राइट। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
द फिक्स्ड सिस्टम ऑफ, ये सब डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। द मूविंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल ऑन टू, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, N2S परमानेंट मैग्नेट रखे गए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो डैम्पिंग के लिए हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज कर सकते हैं क्या, कि ये पॉइंटर अब रन करेगा, क्योंकि स्पिंडल रन करना चालू किया तो ये पॉइंटर भी रन करेगा, और पॉइंटर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखने के लिए मिल रहा है, और उसको कंट्रोल करने का क्या कौन काम करेगा, ये स्प्रिंग्स काम करेंगे कंट्रोल करने का, ये स्प्रिंग्स काम करेंगे। किस तरीके से स्प्रिंग्स काम करते हैं, क्योंकि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था, राइट, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था कि स्प्रिंग्स कैसे काम करते हैं। स्प्रिंग्स कैसे काम करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, स्पिंडल रन करेगा तो स्प्रिंग्स टाइट होंगे, और स्प्रिंग्स टाइट होंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेंगे, और इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस करने का काम करेंगे, और पर्टिकुलर वैल्यू पे रोकने का काम करेंगे, राइट। तो डैम्प, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सपोज करिए 6 एम्पियर का करंट हम लोगों को मेजर करना है, तो स्पिंडल 6 एम्पियर पे जाके रुक जाएगा क्या अपने आप, स्पिंडल 6 एम्पियर पे जाके रुक जाएगा क्या, नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंटर, कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण 6 एम्पियर पे ना रुक के 6 एम्पियर से आगे बढ़ जाएगा, वो 7 एम्पियर 8 एम्पियर पे पहुंच जाएगा, जिसको कंट्रोल करने का काम करेगा कंट्रोलिंग टॉर्क। लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क अगेन 6 एम्पियर पे नहीं रुक पाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे, मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो कि इस पॉइंटर को ऑस्किलेट करते रह जाएंगे, जो कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था। उस ऑस्किलेशंस को रोकने के लिए हम लोगों को डैम्पिंग का यूज करना पड़ेगा, जिसका हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा हुआ था, एंड फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग पढ़ा हुआ था, और एडी करंट डैम्पिंग एक इंट्रोड्यूस हुआ था। तो फ्लूइड फ्रिक्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग फील्ड सबसे ज्यादा वीक है, तो वहां पे हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो फ्लूइड फ्रिक्शन यूज कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर ऑपरेटिंग फील्ड, तो वहां पे हम लोगों को एडी करंट डैम्पिंग यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग एडी करंट डैम्पिंग यूज करेंगे, क्योंकि फर्दर कोर्स में हम लोग देखेंगे आगे के सेक्शन में। अब देखिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये पॉइंटर 6 एम्पियर तक गया, राइट, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये पॉइंटर रन करके 6 एम्पियर तक गया। अब इसको रोकने का, 6 एम्पियर पे रोकने का कौन काम करेगा, ये स्प्रिंग्स काम करेंगे, कंट्रोलिंग टॉर्क, राइट, कि ऑस्किलेट करेगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 6 एम्पियर पे स्टेबल करने का काम कंट्रोलिंग टॉर्क करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेगा ये। लेकिन ये रुक जाएगा क्या, नहीं, ऑस्किलेशंस होंगे, वो डैम्पिंग के लिए हम लोग एडी करंट डैम्पिंग यूज कर रहे हैं। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर एक स्प्रिंग ब्रेक कर जाती है, अगर एक स्प्रिंग ब्रेक कर जाती है तो नीचे एक स्प्रिंग बचती है, नीचे एक स्प्रिंग बचती है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, अब कंट्रोलिंग तो है नहीं, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर दो स्प्रिंग्स ऊपर और नीचे यूज किया हुआ है, बीच में स्पिंडल है, इस तरीके से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण स्पिंडल रोटेट कर रहा है, जिसके कारण पॉइंटर रोटेट कर रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण। तो ये स्प्रिंग्स टाइट हो रहे हैं, और जो कि अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेंगे। यही स्टोरी थी। नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर एक स्प्रिंग ब्रेक हो जाती है, तो क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन स्प्रिंग के ब्रेक होने की वजह से कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो ये जो निडल है, जो पॉइंटर है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक पहुंच जाएगा। 6 एम्पियर पे ना रुक के जो भी उसकी फुल स्केल रीडिंग है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर, वहां तक वो पहुंच जाएगा, राइट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 एम्पियर तक पहुंच जाएगा। लेट सपोज अगर 10 एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, तो अगर एक स्प्रिंग ब्रेक होती है नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में, तो क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन एक स्प्रिंग के ब्रेक होने की वजह से कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है, तो वो 6 एम्पियर पे ना रुक के 10 एम्पियर पे पहुंच जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक पहुंच जाएगा।
नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि स्प्रिंग्स के थ्रू हम लोगों ने करंट्स का इंजेक्शन किया हुआ है, पैरामीटर टू बी मेजर्ड क्या है, सपोज करिए करंट मेजर करना है हम लोगों को, तो करंट को, जिस करंट को मेजर करना है वो यहां से इंजेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने, इस स्प्रिंग के हेल्प से इस कॉइल में गया हुआ है, इस कॉइल के हेल्प से अगेन इस स्प्रिंग में आया हुआ है, एंड देन स्प्रिंग से अगेन सर्क्यूटरी में गया हुआ है, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी में, जहां का करंट आपको मेजर करना था। तो जैसे ही अगर एक स्प्रिंग पीएमएमसी में ब्रेक होती है, सपोज करिए ये वाला ब्रेक हो गया, तो सर्किट क्या हो गई, ओपन सर्क्यूटेड हो गई, सर्किट क्या हो गए, ओपन सर्क्यूटेड। तो यहां से जो करंट इंटर कर रहा था वो इस कॉइल तक पहुंच पाएगा क्या, इस कॉइल तक नहीं पहुंच पाएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर अब ये रह गया क्या, कंडक्टर तो है लेकिन करंट नहीं है, इसमें करंट नहीं है। तो एन टू एस फ्लक्स लाइंस आ रही हैं और यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। फ्लक्स लाइंस टाइम वेरिंग नेचर की नहीं है, कांस्टेंट फ्लक्स लाइंस है, और नॉर्मल यहाँ पे कंडक्टर प्लेस्ड है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फोर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब किसी भी तरीके का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं डेवलप होगा, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी स्पिंडल रन नहीं करेगा। अगर एक स्प्रिंग ब्रेक हो जाती है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं देखने के लिए मिलेगा, और ये स्प्रिंग ब्रेक हो चुकी है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं है, लेकिन एक स्प्रिंग अभी भी वर्किंग पोजिशन पे है। तो अगर ये तो प्रीवियसली जितना रन किया हुआ था देन ब्रेक हुई, तो जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हुआ था उसके कारण ये वाली नीचे वाली स्प्रिंग जितनी टाइट हुई थी वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेगी और इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक नहीं जाने देगी, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो जीरो हो चुका है। नीडल यहां तक रन की हुई थी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण, एक स्प्रिंग ब्रेक हो गई, अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रह गया क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि कॉइल में अभी आपके करंट नहीं जा रहा है, कॉइल में जब करंट नहीं जा रहा है तो मोशन हो पाएगा क्या इसका, कॉइल का, नहीं। स्पिंडल रन करेगा क्या, नहीं। डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा क्या, नहीं। डिफ्लेक्शन क्या हो गया है, जीरो। एक स्प्रिंग ब्रेक है लेकिन एक स्प्रिंग अभी भी वर्किंग है, जो कि टाइट हो गई थी इतना रोटेट होने की वजह से, जो कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी और फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक ना जाके तो अगेन जीरो पोजीशन पे ले आएगी पॉइंटर को, जीरो पोजीशन पे ले आएगी पॉइंटर को। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अदर देन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, अगर एक स्प्रिंग ब्रेक होती है, इस स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अदर देन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, अगर एक किसी अदर इंस्ट्रूमेंट में अदर देन पीएमएमसी एक स्प्रिंग अगर ब्रेक होती है तो पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक पहुंच जाएगा। लेकिन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अगर एक स्प्रिंग ब्रेक होती है तो पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक ना पहुंच के अपने जीरो पोजीशन पे वापस आ जाएगा, क्योंकि एक स्प्रिंग अभी भी वर्किंग है, टूटी फूटी कंडीशन में भी रहेगी, तब भी वो इतना सफिशिएंट है कि पॉइंटर को जीरो पोजीशन पे ले आए। तो ये आइडेंटिफिकेशन है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का, राइट। द फिक्स्ड सिस्टम ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये सब बात कर लिया हम लोगों ने। The soft iron core and the aluminum former are placed concentrically with respect to the virtual circle drawn by taking the sectorial surface of soft iron poles pieces onto consideration. As the operating field that produces the deflecting torque is large, therefore eddy current damping mechanism is used and the controlling torque is provided by स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन डैम्पिंग करने के लिए एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं यहाँ पे। तो द कंट्रोल स्प्रिंग्स इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हैव टू फंक्शंस। दे प्रोड्यूस द कंट्रोलिंग टॉर्क, कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में, कंट्रोलिंग टॉर्क 6 एम्पियर पे रोकने का काम करेगा, राइट, कि अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेगा। सेकंड जो पॉइंट है, फंक्शनैलिटी है स्प्रिंग कंट्रोल का, दे ऑल्सो लीड द करंट इन दी, दे ऑल्सो लीड द करंट इन द मूविंग सिस्टम, कि
स्प्रिंग्स क्या कर रही हैं, स्प्रिंग के थ्रू ही हम लोग करंट इंजेक्ट कर रहे हैं मूविंग सिस्टम में। मूविंग सिस्टम क्या है, आपका कॉइल, आयरन कोर स्टैटिक सिस्टम है, ऑन टॉप ऑफ द आयरन कोर फॉर्मर है, फॉर्मर के ऊपर में जो कॉइल प्रोवाइड की गई है उसमें करंट इंजेक्ट करने कहाँ से हो रहा है, स्प्रिंग के थ्रू ही हम लोग करंट इंजेक्ट कर रहे हैं। देन दूसरी वाली स्प्रिंग से करंट बाहर की ओर जा रही है। तो दो फंक्शनैलिटी है। इन पीएमएमसी इफ द कंट्रोल स्प्रिंग ब्रेक्स पॉइंटर कम बैक टू जीरो पोजिशन, कि अगर ब्रेक हो जाता है एक स्प्रिंग तो एक स्प्रिंग सफिशिएंट है उसको रिटर्न बैक करने के लिए, क्योंकि कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं बचा हुआ है, क्योंकि एक स्प्रिंग ब्रेक हो गई, सर्किट ओपन सर्किट हो गया, किसी भी तरीके का कोई करंट आपके मूविंग सिस्टम कॉइल में नहीं जा रहा है। जब कॉइल में नहीं जा रहा है कोई भी टॉर्क नहीं डेवलप होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो कि इसको रोटेट करा पाए। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं है तो एक स्प्रिंग सफिशियंट है इसको रिटर्न बैक करने के लिए जीरो पोजिशन पे। और अदर इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि कोई भी स्प्रिंग के थ्रू हम लोग करंट इंजेक्ट नहीं करते हैं अदर इंस्ट्रूमेंट्स में, अदर देन पीएमएमसी, तो स्प्रिंग का काम केवल इतना ही रहता है कि वो कंट्रोल प्रोवाइड कर सके, डिफ्लेक्शन के अपोजिट टॉर्क अप्लाई कर सके, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो अगर एक स्प्रिंग ब्रेक हो जाती है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बचा हुआ रहता है अदर इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि कोई भी इस तरीके से मूविंग सिस्टम नहीं होता है कि हम लोग करंट इंजेक्ट करके रखें कॉइल में देन टॉर्क का प्रोडक्शन होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रिंसिपल नहीं यूज होता है अदर देन पीएमएमसी। तो क्या होगा कि आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेंटेन्ड है अदर इंस्ट्रूमेंट में, तो एक स्प्रिंग उतना सफिशिएंट नहीं है कि उसको रिटर्न बैक कर सके, तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक पहुंच जाएगा। अपर कंट्रोल स्प्रिंग ब्रेक्स तो डिफ्लेक्शन टॉर्क बिकम जीरो, लोअर कंट्रोल स्प्रिंग विल ब्रिंग इट बैक टू जीरो पोजिशन इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो आज यहीं तक हम लोग डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे का देखते हैं कॉन्सेप्ट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं और पीएमएमसी के फर्दर डीलिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।